बेटा लास्ट लैक्चर च असी ब्लड ग्रुप बारे पढ़िया और जो ब्लड ग्रुप कराया तो ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सबने पढ़े सी। तो पिछले लैक्चर च RH फैक्टर बारे भी दसिया गया। तो लास्ट लैक्चर च यही समझाया गया सी कि जो ब्लड ग्रुप है दैट इज एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। Why it is antigen? Because ਇਹਦੇ against antibodies generate हो रही है। This is very important point. Then RH factor is another antigen on the surface of RBC. So the point is those are having RH antigen, they are RH positive, और जिन्हां च RH antigen नहीं है they are RH negative. तो जो कई बार आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लिख देने हैं तो मतलब उन्होंने को RH फैक्टर भी है और नैगेटिव का मतलब नहीं है। और उसके बाद गल चली सी RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी जो पिछले लेक्चर से समझाया गया। अगर आप अपने नोट्स देखिए तो बेटा नोट्स पेज नंबर 12, तो पेज नंबर 12 बेटा देखिए पेज नंबर 12, तो एक हेडिंग है हाइपर सेंसिटिविटी। देखो हाइपर सेंसिटिविटी लेमैन एलर्जी कह सकता है, लेकिन फ्यूचर च कभी तुसी इस टॉपिक में होर डिटेल च पढ़ोगे तो एलर्जी इज वन टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी आर देयर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप्स। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स आना चाहिए सी उस तो डिफरेंट आया है, ठीक है, खराब आया है या ओवर इम्यून रिस्पॉन्स आया, वट एवर इनएप्रोप्रिएट, तो दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी। तो एलर्जी जो है दैट इज वन टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जो आप पिछले लेक्चर च पढ़िया सी RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, तो अगर प्रैक्टिकली गल करिए तो वो भी हाइपर सेंसिटिविटी ही है, क्योंकि अगर आप डीपली सोचिए तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को ब्लड ही देता है ना बेटा। तो अब एक बंदे ने दूसरे बंदे को ब्लड देता तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, पर दैट इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन साडे लैवल पे वो डिटेल्स नहीं है, तो इसे करके असी इस हाइपर सेंसिटिविटी च एलर्जी ही पढ़ांगे। अच्छा, एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी क्यों है? क्योंकि अगर पिछला याद है तो असी पढ़िया सी कि व्हेनेवर देयर इज एनकाउंटर विद पैथोजन तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ IgM, बट इफ द पर्सन इज एलर्जिक टू दैट तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ IgE। जिवें मैं एक एग्जांपल दी थी कि मान लो किसी के अंदर चॉक पाउडर चला गया तो इम्यून सिस्टम उस चॉक पाउडर को नॉन सेल्फ लैके डिस्ट्रॉय करेगा तो IgM बननगे, पर सानू पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जिस इंसान च उस दे अगेंस्ट IgE बन गया तो उन्होंने एलर्जी रिएक्शन आएगा। तो यदा मतलब दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी। क्यों बनना चाहिए सी IgM लेकिन बन गया IgE। तो हुण मैं नोट्स पढ़ांगा, तुसीं अपने सामने रख लो बेटा। तो पहली ही लाइन देखो, इट इज एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, इनू हाईलाइट करोगे जो स्कूल एग्जाम च आएगा तो लिखना भी आना चाहिए। तो अब अगली लाइन क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, और नेक्स्ट ही लिखा टाइप 1। असी इको टाइप करनी है एंड दैट इज टाइप 1। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय सर्टन टाइप ऑफ एंटीजेंस, और अगे देखो रेफर्ड टू एज एलर्जन। तो याद है मैं क्या सी कि एलर्जन वो एंटीजन है जिदे अगेंस्ट IgE आ गया, इंस्टेड ऑफ IgM IgE आ गया। तो एलर्जन इंड्यूसेस अ ह्यूमरल रिस्पॉन्स बाय द सेम मैकेनिज्म एज फॉर अदर एंटीजेंस रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल। तो हमेशा इस तरह ही होंगे, एंड मैमरी सेल इतों तक तो सेम है। वट डिस्टिंग्विश नू हाईलाइट करो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव, वट डिस्टिंग्विश नू हाईलाइट करो। अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स फॉर अ नॉर्मल, ठीक है ना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी
टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव नू हाईलाइट करो, नॉर्मल हेमोरल रिस्पॉन्स नू हाईलाइट करो, इज़ दैट प्लाज्मा सेल सिक्रीट IgE, तो IgE नू हाईलाइट करो, ठीक है ना, ये आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। दिस क्लास ऑफ एंटीबॉडी बाइंड्स विद हाई अफिनिटी टू FC रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, याद है, तो मास्ट सेल्स क्या बन जाएंगे, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। तो अगर तुसी अपनी बेटा स्टार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ IgE ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ that mast cells were named as ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ IgE ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਰਜਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲਰਜਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਐਂਡ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। तो वो वाली मैं डायग्राम की गल कर रहा बेटा। तो अ लेटर एक्सपोजर टू सेम एलर्जन क्रॉस लिंक द मैम्ब्रेन बाउंड IgE, चलो इस लाइन में क्रॉस लिंक ये वो तो छड़ दो, सिंपल लैंग्वेज चलिए कि भी जो लेटर ऑन एक्सपोजर होएगा तो वो जड़े IgE सेंसिटाइज्ड मास सैल है एंड बेसोफिल, क्योंकि मास सेल्स आर मॉडिफाइड बेसोफिल ओनली, कॉजिंग डीग्रैनुलेशन ऑफ दी सेल। तो देखो अपना डायग्राम देखो, तो डीग्रैनुलेशन तो हुई सी, ठीक है जी। और उसके बाद किहड़े मॉडुलेटर या किहड़े जिहड़े एजेंट है वो आएंगे हिस्टामिन ते सेरोटोनिन। द प्रिंसीपल इफेक्ट वैसोडाइलेशन, ब्लड वैसल डायलेट होएगी, समूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ना तुसीं देखिया होगा रैश पै जाते हैं, रैडनेस हो जाती है, तो रैडनेस होने का कारण क्या है, वैसोडाइलेशन, ठीक है ना, रैश हो गए, कोई कैमिकल मीडिएटर निकले है। समूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिवें अस्थमा के अटैक के साह नहीं पैंदा तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन लिए क्या होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मे बी इधर सिस्टैमिक और लोकलाइज्ड, सिस्टैमिक मतलब पूरी बॉडी च, लोकलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर साइड से, जिवें मान लो समटाइम्स वट हैपन्स कि बई किसी दे सिर्फ और सिर्फ हाथ से बेटा मान लो रैश हो गए, ठीक है ना, या सपोज करो पैरों के रैश हो गए, तो ये लोकलाइज्ड हो गया, पूरी बॉडी से एलर्जिक रिएक्शन है जो कहते हैं सिस्टैमिक। तो सिस्टैमिक थोड़ा डेंजरस होता बेटा, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ मीडिएटर रिलीज, ठीक है ना, कि किस तरह के कैमिकल किन्ने कैमिकल रिलीज हुए वो देते हैं। तो डायग्राम बेटा कर चुके हैं। अब NCERT टेक्स्ट करूँगा। अब देखो ये साफ लिखा है कि बई जड़ा इम्यून रिस्पॉन्स है, जिन्होंने अगर आप पहली लाइन की गल करिए, ये बाद दूसरी लाइन जी हाईलाइट की, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर IgE टाइप, ये मैं बोल्ड भी किया, तुम हाईलाइट भी करोगे। और वो बाद कैमिकल मीडिएटर लिखे हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल, यह सारा हाईलाइट किया बेटा। हुण सेम चीज़ ही रिपीट हो रही है। ये अगर आप मास्ट सेल के बाद अगर मैं इत्थों पढ़ा बेटा, बाकी सब मैं दोबारा नहीं पढ़ूँगा, ऑलरेडी कर चुके हैं इत्थों, फॉर डिटरमिन, ठीक है ना, फॉर डिटरमिनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज़ एक्सपोज टू और इंजैक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। एलर्जी टेस्ट कराना होंगे ना बेटा, तो एलर्जन अगर इंजैक्ट करेंगे फिर ही टेस्ट होएगा ना, तो इसे करके टेस्ट थोड़ा जा डिफिकल्ट होता है करवाना, क्योंकि ठीक है मान लो बाजू के उत्ते वो करते हैं, तो एक बार बेटा लोकल इंजैक्शन तो जाएंगे ना। द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, दसिया सी ना कि किहड़ी ड्रग होएगी, एंटीहिस्टामिन या एड्रीनलिन एंड स्टीरॉयड, वेरी इंपॉर्टेंट है, तिनों हाईलाइट करो कि भी इलाज की होएगा। एंटीहिस्टामिन पहला इलाज है, एड्रीनलिन या स्टीरॉयड। जो भी कभी सवेयर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए बेटा, सवेयर एलर्जिक रिएक्शन, मान लो किसी ने कोई दवाई खाती है और मान लो मुँह बेटा स्वैलिंग हो गई है, हाथों में स्वैलिंग हो गई है, तो एक बार उन्होंने बचाने की स्टीरॉयड का इंजैक्शन लग जाएगा, ठीक है ना। तो स्टीरॉयड आर एंटी इन्फ्लामेटरी, स्टीरॉयड्स आर इम्यूनोसप्रेसिव, स्टीरॉयड्स आर एंटी एलर्जिक। वैसे साडी बॉडी च ये सारे काम कोर्टिसोल कर रहे हैं, नेचुरल स्टीरॉयड इज देयर इन द बॉडी, कोर्टिसोल, लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन बहुत सीवियर हो जाए तो कोर्टिसोल ने प्रोसेस बहुत स्लो करना है, इस करके बाहरों स्टीरॉयड की मदद लेनी पैंदी है। देखो फर्स्ट स्टेज तो यही की है, फर्स्ट स्टेज तो यही की है कि भाई एंटी एलर्जी का भी काम बन जाए, अगर मतलब एंटी हिस्टामिन नाल, अगर नहीं होएगा तो स्टीरॉयड। स्किन वाले डॉक्टर जो भी देखो बेटा स्किन या प्रॉब्लम से है ही नहीं,
स्किन वाले डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर तुम देखोगे कोई ना कोई एलर्जी हुई होती है या फंगल होएगा इन्फेक्शन। ज़्यादातर स्किन से क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अब अगर मान लो सपोज बहुत ज़्यादा किसी को बेटा इन्फेक्शन आ गया है, इन्फ्लामेशन सही है, ठीक है ना, जिन्होंने आप कई भी कहते हैं तपड़ पै गई, तो उस दौरान एंटी एलर्जी तो ठीक है, सेट्रिजिन वगैरह ये वो दीज आर वेरी कॉमन, लेकिन उस चीज़ को एकदम ठीक करने स्टीरॉइड्स आर वेरी इफेक्टिव। लॉन्ग टर्म नहीं लेने चाहिए, लेकिन टेम्पररीली बेटा बंदा भी तो बचाना है ना, तो टेम्पररीली स्टीरॉइड्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है ना। तो ये तिनों हाईलाइट करोगे। क्विकली रिड्यूसिस द सिम्पटम्स ऑफ एलर्जी, तो डेफिनेटली जो एलर्जन को ओवरकम करेंगे तो एलर्जी के सिम्पटम्स भी खत्म होंगे। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी। सबनों पता है आजकल लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी पुअर है, यही कारण है कि बेटा कोरोना के केसेस जोड़े है अगर आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा ने, ठीक है, लेकिन जिन्हों की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो रिकवर भी अपने आप हो रहे हैं। एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन, तो देखो पहले समय इन एलर्जीज नहीं होंदियां सी, आजकल एलर्जीज ज़्यादा है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मैट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जी, क्योंकि सेंसिटिविटी लैवल ज़्यादा है। और सब तो जी सवेयर एलर्जी जी कॉमन एलर्जी है दैट इज एस्थमा, नाल ही लिखा है ना एंड एस्थमा, तो एस्थमा भी एक तरह की, एस्थमा इज़ अ ब्रॉड टर्म, इट मे बी एलर्जिक और मोस्टली इट इज़ एलर्जिक। एस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट, क्योंकि बेटा इन्नी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हो चुके हैं कि भाई तुम अगर देखो मतलब हर परिवार से कोई ना कोई दूर नेड़े का रिश्तेदार च एक अद्धा एस्थमैटिक पेशेंट निकल आएगा। अज जो आप प्लस वन पढ़ रहे थे मैं क्या सी ब्रोंकाइटिस इन्ना कॉमन हो गया है कि लगभग बच्चों को हो ही जाता है, क्योंकि सो मैनी पोल्यूटेंट्स आ गए, तो इस करके इतने एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई पहले ये गल चली थी कि भाई अगर किसी बच्चे को पहले 5-10 साल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, हेल्दी इन्वायरमेंट दोगे, हाइजीनिक इन्वायरमेंट दोगे, और उसके बाद उसका अगर एक्सपोजर अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट होएगा तो वह बेटा सत्यानाश करने वाली गल है। प्रॉब्लम ही इत्थे हैगी है पास्ट दे विच। देखो अज अगर आप गल चलीए तो कोरोना की लोग किन्ने डरे है, ठीक है ना, उसका कारण है कि समहाउ सबको पता है इम्यूनिटी वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं रही इम्यूनिटी। अगर आप यही वायरल इन्फेक्शन की पास्ट से गल करिए तो देखो पहले कितने वैक्सीन होंगे सी, तो रह नहीं कि पहले लोगों को वायरल नहीं होंगे सी या वायरल लोग मरते नहीं सी या पोलियो नहीं होंदा सी, लेकिन द पॉइंट इज उस दौरान लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होंगी सी। जिवें आप अपने पेरेंट्स नाल डिस्कस कर सकते हो या तुहाडे ग्रैंड पेरेंट्स वो बेटा मिट्टी च खेले, ठीक है ना, खुले आसमान च खेले है, इनडोर कुछ भी नहीं सी, सब कुछ आउटडोर ही सी, तो उस दौरान इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी। तो इम्यूनिटी लिए अच्छी डाइट होना भी जरूरी है। तो पहले समय से डाइट अडल्ट्रेशन कुछ नहीं सी, अच्छा खाना मिलता सी, हेल्दी फूड मिलता सी, वह भी रोल है। अच्छा इम्यूनिटी लिए एक्सरसाइज, दौड़ लगाना ये भी बहुत मायने रखता है, साइकिलिंग हो गई, भजना, जो पुराने समय रूटीन सी वो नहीं है, लेकिन पुराने समय रूटीन सी। हुण भी अगर आप देखिए अगर जिस तरह लोग घर बैठे हैं तो इम्यूनिटी वीक ही हो रही है। क्यों वीक हो रही है? अगर हाँ जोड़े लोग रूटीन एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रहे हैं तो समहाउ इम्यूनिटी जी है वो इंक्रीज होती है। अगर कोई पैसिव लाइफ मोड पर आ गया, ठीक है, घर च इधर उधर टहल लिया, वाट एवर खा पी लिया, तो इम्यूनिटी होर ज़्यादा वो अगे नालों वीक हो रही है। दिस ट्रू। तो अगर अर्ली लाइफ के एक्सपोजर टू पैथोजन एंटीजन्स ज़्यादा होएगा तो यदा लाइफ लॉन्ग बेनीफिट होएगा। ये लाइन का मतलब यही है कि जोड़े लोग देखो मैट्रो सिटीज़ क्यों लिखा है क्योंकि उत्थे ही इस तरह का माहौल है। अगर आप गल करिए विलेजेस वगैरह की, पिंडों की गल करिए तो उत्थे अज भी लोग मिट्टी च खेल रहे हैं, या गरीबों के बच्चे देख लो सड़कों में खेल रहे हैं। अज देख लो कोरोना है, तुम बाहर निकल के देखो वो अज भी बिना मास्क तो इस तरह ही खा पी रहे, गंदे हथों में सब कुछ, और बेटा उन्होंने कुछ नहीं जो होना, वो उन्होंने वायरस मतलब कह लो कि भी सिम्पटम तक नहीं देगा। तुम कितने नहीं सुनिया है कि सड़क पर कोई बंदा सी वो मर गया क्या आम जिमें गरीब, और देखो दिस इज रियलिटी। उन्होंने इम्यूनिटी इन्नी को ज़्यादा स्ट्रोंग है भी ये वायरस उन्होंने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जोड़े लोग बहुत हाइजीनिक इन्वायरमेंट अच्छे इन्वायरमेंट रहे उन्होंने ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है।
ਅੱਜ ਵੀ अगर आप देखिए, अगर सड़कों पर देखिए लोग गरीब ने सड़कों पर सो रहे हैं, सानू ये चीज़ क्यों नहीं पता, आप घर बैठे हैं, लेकिन बल्क दुनिया इस तरह बाहर है, गंदे हत्थों ना खा रहे हैं। बेटा उन्होंने को इतना पानी नहीं है कि भी बार बार हाथ धो सकन, साढ़े को रिसोर्सिस है। अब उन्होंने क्यों नहीं वायरल हो रहा? अब ये नहीं कि उन्होंने अंदर वायरस नहीं गया, की पता उन्होंने अंदर वायरस गया और उन्होंने कोई सिम्पटम ही नहीं आया। एंड दिस इज ट्रुथ, ठीक है ना। तो ये बेटा हाइपर सेंसिटिविटी की गल चल रही थी। ਹੁਣ जो अगला टॉपिक इतने डिस्कस होएगा दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर तुम अपना पेज नंबर 13 की गल करिए, पेज नंबर 13 की गल करिए, देखो ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी। तो ये टॉपिक जो है ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी, ये टॉपिक का मतलब है कि जो एक बंदा दूसरे बंदे को ऑर्गन देता है, ठीक है ना। तो बेटा देखो कि कोई खेड नहीं है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को बॉल पकड़ाई तो बड़ी अच्छी गल है, ठीक है ना। लेकिन ऑर्गन कदों दिता जाएगा जो किसी का कोई ऑर्गन खराब हो गया, मान लो किसी की किडनी खराब हो गई है, हम उन्होंने जीन लिए किडनी चाहिए, तो वो डोनर मिलना, डोनर बेटा लगना पड़ेगा। तो डोनर क्यों नहीं लगता, क्या दिक्कत आती है, ठीक है ना। और ना रिलेटेड जो है वो टॉपिक इतने डिस्कस होने लगा। तो सब तो पहले बेटा आप करांगे, पहले आप क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो हैडिंग पाओगे ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी स्लैश पा के लिख लोगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो टाइप 1 क्लासीफिकेशन। तो बेटा ये टाइप 1 क्लासीफिकेशन है। देखो जो किसी ने किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लिए ऑर्गन देना है, तो या इस तरह कह सकते हैं, अगर मान लो कोई रिसिपिएंट है जिन्होंने ऑर्गन चाहिए है, तो वो कुछ टेस्ट करने पैंदे हैं। एट वैरी बिगिनिंग जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी की इन्नी नॉलेज नहीं थी, तो यह समझा जाता सी कि सिर्फ ब्लड टेस्ट ही रिक्वायर्ड है। बहुत बिगिनिंग पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन शुरुआत हुई, तो उस दौरान इट वॉज नोन कि ब्लड टेस्ट कर दो। तो ठीक है, जो ब्लड टेस्ट करके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की गई, तो काफ़ी ज़्यादा उस दिक्कत आई। तो पता लग्या भी नहीं, ब्लड टेस्ट इज़ नॉट इनफ। तो जो दूसरा टेस्ट मेन करना होता है, अगर पिछले लेक्चर याद है, तो दैट इज MHC टेस्ट। इनू कह दें टिशू टाइपिंग। आप नोट्स मैं पढ़ावांगा तुम लाइन। टिशू टाइपिंग मतलब MHC अगर याद हो तो मैं तुम क्या सी मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्पलैक्स। ये तुम दसिया ही कि जीन्स का बंडल है। ह्यूमनस MHC ही क्या कहते हैं, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। This is another name of MHC in humans on chromosome number 6। तो ये जीन्स का मैच करना बहुत जरूरी है। और बड़ी गल है ये कि भाई ये जीन्स मल्टीपल एलिनिज्म का केस है, तो ये जीन्स मैच करनी बहुत मुश्किल है अनलस अनटिल भरा भैन ब्रदर सिस्टर होंगे। अगर देखो पिछले लेक्चर याद होने जरूरी है कि नहीं, मान लो क्रोमोसोम नंबर 6 है, तो ऑब्वियस है पेयर्स की फॉर्म जो होगा, एक फादर का एक मदर का, ठीक है। तो ये MHC जीन का एक बंडल है, एक MHC जीन का बंडल है। तो बेटा साढ़े 23 पेयर्स है ना, तो 23 पेयर्स मतलब वो जी जोड़ी है, वो एक पैटर्नल एक मैटरनल एक फादर एक मदर। तो ये 6th पेयर है। ये MHC जीन्स है, ये एक फादर तो है एक मदर तो है। तो अगर याद हो इस पूरे यूनिट को क्या कहते थे, हैप्लोटाइप। अगे भी गल चली थी, तो असी हैप्लोटाइप। तो 1 हैप्लोटाइप फ्रॉम फादर एंड 1 हैप्लोटाइप फ्रॉम मदर। एक हैप्लोटाइप साढ़े को जो है फादर तो है, और एक हैप्लोटाइप साढ़े को मदर तो है। तो दिस इज 1 हैप्लोटाइप। यह मतलब यह हो गया, अगर तुम प्रैक्टिकली गल करो तो 50% ਤੁਹਾਡੇ केस या मेरे केस किसी के केस भी साढ़े केस 50% जो है वो MHC मदर ना मैच करेगा, 50% MHC फादर ना। और एक जो जीन्स है, एक जीन नहीं है, जीन्स का बंडल है, दीज आर क्लोजली लिंक्ड। तो क्योंकि हले मैं जेनेटिक्स नहीं पढ़ाई, लेकिन तुम थोड़ा जहा बॉटनी से लिंकेज वर्ड सुनिया है, कंप्लीट लिंकेज। तो दीज आर कंप्लीटली लिंक्ड, ठीक है ना। तो ये जीन्स मतलब है बंडल जिस तरह जाएगा इकट्ठा ही जाएगा, क्रॉसिंग ओवर का कोई ऐसे चांस नहीं है, यह मतलब है। तो साढ़े सारे को एक हैप्लोटाइप फादर तो है, एक हैप्लोटाइप मदर तो।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਸਾਡਾ MHC ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ और 50% MHC ਸਾਡਾ मदर ਨਾਲ मैच करेगा। तो ऐसा मन्निया जाता है कि अगर 50% MHC भी मैच कर दे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब यह हो गया कि अगर किसी बच्चे को ऑर्गन चाहिए है वो अपने मदर या फादर का कंफर्टेबली ले सकता है। कंफर्टेबली का मतलब है कि भी अगर 50% मैच कर देता है तो ऑर्गन लिता जा सकता है। लेकिन अगर आप डीपली सोचिए तो ब्रदर सिस्टर से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ब्रदर सिस्टर च हो सकता 100% मैच कर दे। देखो ये तो थोड़ा दिमाग लगाना कि मान लो यह फादर वाला है मदर वाला, तो अब हो सकता है कि जो ब्रदर या सिस्टर है वो भी एज इट इज कंबीनेशन फादर वाला जो मेरे च है वही मान लो मेरी सिस्टर च हो, मदर वाला जो मेरे च है मान लो वही मेरे सिस्टर च हो। तो अब की है मेरा और मेरे सिस्टर का या मेरा और मेरे ब्रदर का MHC की प्रोबेबिलिटी 100% मैच करने की है। देखो 50% तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। वो केस प्रोबेबिलिटी हो ज़्यादा 100% भी कर सकता है भी जो मेरे फादर वाला है वो भी फादर वाला, जो मेरे मदर वाला मदर वाला। तो प्रोबेबिलिटी कितने ना कितने सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर उन्होंने प्रोबेबिलिटी मैच करने की ज़्यादा है। इसे करके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो सब तो पहले ब्रदर सिस्टर देखे जाते हैं। अगर MHC 100% मैच कर गया फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बशर्ते अगला ऑर्गन दे बेटा। MHC मैच करके अगला कहेगा मैं किडनी नहीं देनी तो फिर थोड़ा होएगा। मान लो अगला विलिंग है किडनी देनी ब्रदर या सिस्टर और MHC 100% मैच करते हैं, सोने पे सुहागा है। अच्छा उसके बाद क्लोज रिलेटिव चाचा ताया मामा मामी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। देखो अगर सपोज करो ताड़े फादर ने अब उन्होंने ब्रदर है, की पता ताड़े फादर और ताड़े जो चाचा जी है या ताया जी वट छोटे या बड़े ब्रदर उन्होंने अगर 100% मैच करता है, ठीक है ना। अब उन्होंने भी होगा फादर का ताड़े च आया, ठीक है, ताड़े चाचा जी ना हो सकता 50% मैच कर दे। तो मतलब प्रोबेबिलिटी मैच करने की बात ही नहीं ना क्लोज रिलेटिव च। अब जैसा दूर जाते जाओगे दुनिया से तो फिर प्रोबेबिलिटी मैच करने की घटती जाएगी। लेकिन ठीक है समहाउ हो सकता है किसी अननोन बंदे का भी आपस MHC जोड़े है वो 50% मैच कर जाए, लेकिन 100% अननोन बंदे से मैच करना बेटा एक बहुत कठिन है। ये कोई बहुत फॉर्चुनेट बंदा हो तो कर दे, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी लेस, ठीक है ना। हाँ 50% कर सकता है, 60% कर सकता है, 70% कर सकता है, लेकिन 100% मैच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर किसी का 50% भी मैच कर देना तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, क्योंकि जो किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उन्होंने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या होनी है जो उसका इम्यून सिस्टम वीक कर देनी है। देखो मान लो एक बंदे ने दूसरे बंदे को किडनी दी थी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, अब अगर उसका इम्यून सिस्टम टैंपरेरली डेड करता जाए तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो जी किडनी अंदर गई है तो उन्होंने कभी रिजेक्शन लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? उसका इम्यून सिस्टम टैंपरेरली रोकता गया। अब होंदा की है कि पहले तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की डोज बहुत हाई रखते हैं, हौली हौली इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की डोज घटानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्यून सिस्टम उस किडनी के अगेंस्ट काम तो नहीं करना शुरू कर गया। अगर करना शुरू कर गया फिर डोज बढ़ा देते हैं, फिर जिथे जाकर उन्हें लगता है कि नहीं सिस्टम सैट बह गया तो मिनिमम डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव रख देते हैं, वो फॉर एवर चलेगी, ठीक है ना, फॉर एवर चलेगी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग डिपेंडिंग अपॉन कि भी पेशेंट किस तरह बॉडी उसकी रिस्पॉन्स कर रही है। मान लो कि किसी 5-10 साल निकल गए तो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ना के बराबर है कि इम्यून सिस्टम उन्होंने रिजेक्ट करे। लेकिन ये प्रॉब्लम यह हैगी है कि भाई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दे के किडनी तो सैट करा ली, लेकिन अब दूसरे मल्टीपल इन्फेक्शन जोड़े है उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नो डाउट सक्सेसफुल हो रही है, लेकिन सम हाउ दिक्कत भी है कि अगर आप उस परसन का इम्यून सिस्टम वीक कर दें तो उन्होंने मल्टीपल इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड लग सकते। इसे करके कभी इस तरह का मौका मिलया हो कि कभी नॉलेज आया हो कि भाई बंदे के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है तो देखो कि उन्होंने क्या करता है पीठ भड़ाके के इलाके नहीं जाना जी, बाहर का खाना नहीं खाना, जो इन्फेक्शन हो तो बचने की कोशिश करो, जो इस तरह के माहौल हो कि इन्फेक्शन आस पास तुहाडे ज़्यादा उस सोसाइटी कम्यूनिटी को अवॉइड करो। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है इंडिया फॉरन के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज़ वेरी कॉमन, लेकिन उत्थे दिक्कत क्यों नहीं आती क्योंकि उत्थे जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं तो इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा है कि इन्वायरमेंट के दिक्कत नहीं हैगी। जिवें इंडिया अगर आप देखिए तो इन्नियां डिजीज़ है, इन्ने इन्फेक्शन है, अंत ही कोई नहीं है। क्योंकि देखो इस टाइम
कोरोना चल रहा हुण तुसीं होर एक महीना रुक जाओ, जुलाई का एंड या अगस्त का एंड कह लो, उत्थे जाके डेंगू ने स्टार्ट हो जाए। तो अब देखो बंदा कित्थों कित्थों बचेगा जी। और उसके बाद कम्यूनिटी के विच इन्ने इन्फेक्शन है इन्ने ज़्यादा, क्योंकि देखो जो डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन इज़ वेरी हाई तो तुहाडा कॉन्टैक्ट भी लोगों का वधदा है। तो जो कॉन्टैक्ट भी लोगों का वधदा, डेंसिटी भी हाई होवे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। एक इत्थों का एनवायरनमेंट गंदा है, एक इत्थों का फूड नहीं सही है। तो कुल मिला के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद इंडिया च सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साडे एक नोन सी, मेरा एक स्टूडेंट गया ही डॉक्टर, वो चाचा जी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, मैदानता के करवाई, और विदिन 6 मंथ टू 1 ईयर वो मतलब ही कह सकते हो भी जो उन्हें मैंने गल दसी है, कहता भी इस तरह से कि भी बस मर जाना, हालात इन्ने कमज़ोर हो गए, वीकनेस हो गई, घर में रहना शुरू करता, सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो डिस्कशन हुई तो डॉक्टर ने उन्होंने आइडिया दिता, सजेशन दी भी देखो अगर तुहाडा बाहर कोई सिस्टम बनता है तो तुसी साल हो सके तो बाहर हो, ठीक है ना। तो अब होया जी कि भी फॉर्चूनेटली उन्होंने समहाउ कोई बड़ा क्लोज रिलेटिव अमेरिका से, ठीक है ना। तो वो बेटा उत्थे चले गए एंड विदिन 3 months to 6 months वो कहते जी उन्होंने इन्नी को अच्छी रिकवरी हुई, इन्नी को अच्छी रिकवरी हुई, और उन्होंने पता नहीं समहाउ कैसा सिस्टम डिवेलप कर लिया, ठीक है ना, कि भाई उत्थे ही कहते मैं कहते इंडिया च वापस ही नहीं आना, वो कहते मैं इंडिया वापस ही नहीं। और दिस इज रियलिटी, क्योंकि जो इम्यूनो सप्रैसिव ड्रग्स देवांगे तो किडनी ने तुहाडे अंदर एडजस्ट हो गई या वट एवर ऑर्गन ने दिता है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने मल्टीपल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती। इसे करके इंडिया के जो कैंसर का कोई ट्रीटमेंट करवाता है या इम्यूनो सप्रैसिव ड्रग्स से आता है या ज़्यादा स्टीरॉयड से, देखो स्टीरॉयड के नाल भी इम्यूनिटी वीक होती है। और जो आप पढ़िया सी कि जो किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएंगे तो वो भी तो इम्यूनो सप्रैसिव ड्रग देने पैंते बेटा। अब देखो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है इंडिया, अब उस भी इम्यूनो सप्रैसिव ड्रग्स देनिया पैंदियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, कैंसर के दौरान भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो कुल मिला के यहो जी बीमारियां जो इंडिया च सर्वाइवल क्यों नहीं ज़्यादा है, मेडिसिन अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छी है, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन साडा एनवायरनमेंट जिहड़ा है वो इन्ना कंफर्टेबल नहीं है वो इन्हां पेशेंट्स लिए कि दे कैन सर्वाइव। तो दैट्स वाई कि भी इन जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होंगे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है या कैंसर होंगे हैं, तो इंडिया च डेथ रेट इन्हां चीज़ों से ज़्यादा है। मतलब वैसे इंडिया च कैंसर बहुत थोड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, लेकिन जिन्होंने होंदा है और जोड़े इस चक्कर च फस जाते हैं कई बारी तो दिक्कत आ सकती है। और खास करके अगर एज भी नाल ज़्यादा हो, क्योंकि एज के नाल तो वैसे इम्यूनिटी घट जाती है बेटा, तो ये प्रॉब्लम्स इंडियन से रही बेटा, क्योंकि साडा सिस्टम साडा एनवायरनमेंट इस तरह का है, ठीक है ना। तो जो भी कभी ब्लड टेस्ट करना होंदा है तो MHC टेस्ट करते हैं, और MHC टेस्ट जो है एटलीस्ट 50% मैच करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इम्यूनो सप्रैसिव ड्रग्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करना है, MSC भी करना है, और भी छोटे मोटे टेस्ट होंगे हैं, लेकिन वो आप डिस्कस नहीं करते। तो टाइप 1 क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में लिखे हैं, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट के नीचे लिखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ऑटोग्राफ्ट के नीचे लिखो डोनर एंड रेसिपिएंट आर सेम पर्सन्स, डोनर एंड रेसिपिएंट्स, डोनर एंड रेसिपिएंट आर सेम पर्सन। तो बेटा सोच के देखो, मैं तो वैसे बोर्ड पर लिखन लगा एग्जाम्पल, लेकिन सोच के देखो अगर याद आ जाए भी इस तरह दी कोई एग्जाम्पल कीतियां होन पास्ट या सुनिया होन, तो बेटा देखो ऑटोग्राफ्ट की 3 एग्जाम्पल, स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन ट्रांसप्लांटेशन जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, कि मान लो कई बार देखते हो ना किसी के इतने मान लो कोई स्कार है कि स्किन लैके इतने एडजस्ट कर देंगे हैं, या हेयर ट्रांसप्लांट, जिमें हेयर ट्रांसप्लांट के करेंगे उतों रूट्स पकड़ेंगे जिथे स्ट्रोंग है, तो जिथे नहीं है बेटा जिमें मेरे इतने नहीं है तो इतने ट्रांसप्लांट कर दो। तो जो इस तरह के ट्रांसप्लांट करने फिर कोई टेस्ट की लोड़ नहीं है, फिर ना तो ब्लड टेस्ट ना MSC बेटा, फिर क्यों टेस्ट करना है, जो अपना ही जिनोम है, अपनी ही चीज़ एक जगह तो दूसरी जगह स्विच करनी, दैन देयर इज नो नीड ऑफ टेस्टिंग। और अगर याद है मेरे क्लास 1 किया सी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिन्हों आप क्या कहते हैं बाईपास सर्जरी, अगर याद होवे सैफेनस वेन ते मेमोरी आर्टरी, ये बेटा +1 का काम है,
ਸੈਫੀਨਸ ਵੇਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਫੀਨਸ ਵੇਨ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਫੀਨਸ ਵੇਨ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਆਰਟਰੀ ਲੈ ਕੇ तो ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब होती ग्राफ्टिंग करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिन्होंने मेरे को +1 च पढ़िया और जिन्होंने याद होएगा ये बेटा कर चुके हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोग्राफ्ट। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टेस्ट, क्यों? रेसिपिएंट एंड डोनर जड़े है वो सेम ही पर्सन है, ठीक है ना। तो आइसोग्राफ्ट नेक्स्ट आ गया, आइसोग्राफ्ट। डोनर एंड रेसिपिएंट आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, डोनर एंड रेसिपिएंट आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। अब बेटा सोचो, दो ब्रदर या दो सिस्टर है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है, उन्होंने MHC सेम, ब्लड ग्रुप सेम, जीनोम सेम। तो अगर उन्होंने एक दूसरे को ऑर्गन देने हैं, मतलब दे कैन प्ले ऑर्गन बेटा ऑर्गन खेड सकते हैं, ठीक है ना। मेरी किडनी तुम ले लो, तेरी किडनी मैं ले लेता हूँ, उन्होंने क्यों कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो नीड ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव, क्योंकि जीनोम इज सेम। तो उन्होंने आप कहते हैं आइसोग्राफ्ट। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कितने हैं? थोड़े है ना बेटा। लेकिन हाँ, अगर कोई जोड़ी है और उधर एक दी किडनी खराब हो जाए तो दूसरा बेटा वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। देन आ गया एलोग्राफ्ट। डोनर एंड रेसिपिएंट आर डिफरेंट पर्सन्स बट ऑफ सेम स्पीशीज। डोनर एंड रेसिपिएंट आर डिफरेंट पर्सन्स बट ऑफ सेम स्पीशीज। बेटा मोस्टली एलोग्राफ्ट ही चलते हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे को किडनी देती, तो अगर आप आम तौर पर देखिए, मान लो किसी ब्रदर ने अपने सिबलिंग की गल कर रहे हैं, ब्रदर की या कज़न ब्रदर की मदद करती, पेरेंट्स ने बच्चों की करती या बच्चों ने पेरेंट्स की करती, तो दैट इज ऑल एलोग्राफ्टिंग, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट एटसेट्रा। जीनोग्राफ्ट। डोनर एंड रेसिपिएंट आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज बदल गई बेटा, जीनोग्राफ्ट। तो अगली वीडियो जो ये बारे सुनो जरा।